कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। मैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग देगनावरी कॉलेज मेरठ, आप सभी का प्रस्तुत लेक्चर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। द कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, विपणन की मूल अवधारणा। विपणन का मर्म अथवा विपणन का सत्व, यही अर्थ है कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग का। मार्केटिंग, जैसा कि पहले भी कई बार चर्चा की जा चुकी है, कि एक विज्ञान और कला दोनों हैं, परंतु मेरा मानना है कि यह विभिन्न विज्ञानों का समूह और रचनात्मक कला है। मार्केटिंग का मूल कहें तो एक ऐसा विचार है, एक मस्तिष्क में उपजी ऐसी छवि या आकृति है जो मार्केटिंग को एक वस्तु या व्यक्ति के रूप में देखती है और यह मानती है कि इसकी कुछ विशेषताएं होंगी एवं यह कुछ कार्य भी संपन्न करती होगी। अगर देखा जाए तो मार्केटिंग एक ऐसी सामाजिक तथा प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को या संस्थानों को अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह सहायता वस्तुओं अथवा सेवाओं के निर्माण, उनको अवेलेबल करवाना या एक्सचेंज के रूप में उतनी ही मूल्यवान वस्तु या माध्यम के द्वारा की जाती है। मूल्यवान वस्तु का अर्थ ये है कि जब हम किसी वस्तु के बदले में कोई वस्तु लेना पसंद करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जितने मूल्य की वस्तु हमारी हो उतने मूल्य की वस्तु ही हमें प्राप्त हो। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी वस्तु देना चाहता है, वो भी ये चाहता है कि उसको भी उसकी वस्तु के मूल्य के बराबर या अधिक मूल्य की वस्तु उसको प्राप्त हो। और विनिमय के माध्यम के रूप में तो आप जानते ही हैं कि विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वैसे तो मार्केटिंग की ढेरों परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। आप विभिन्न पुस्तकों के, इंटरनेट के माध्यम से उन सभी परिभाषाओं को पढ़ और समझ सकते हैं। यहाँ परिभाषाएं देना मैंने अति आवश्यक नहीं माना, अतः दी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हमको इस ट्रेंड में बदलाव लाना होगा कि जो 6-7 परिभाषाएं लिखने के बाद हम किसी भी विषय को की व्याख्या करने का एक मंशा रखते हैं। किसी भी विषय की व्याख्या कुछ लोगों द्वारा दी गई परिभाषाओं से नहीं हो सकती। यही सोचते हुए मेरा मत जो है गलत भी हो सकता है। कुछ विद्वान मेरा मत गलत मान सकते हैं, कुछ लोग गलत मान सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि खाली परिभाषाएं देने से किसी भी विषय की व्याख्या नहीं की जा सकती। वो उसकी सपोर्टिंग हो सकती हैं, वो हमारे मत को सपोर्ट कर सकती हैं। हम ये बता सकते हैं कि मेरा मत ये है और इन परिभाषाओं का मत ये है, तो ये कॉमन, या कहना चाहिए जैसे कि संसद के अंदर जब हम देखते हैं कि बहुमत किसका है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि बहुमत इस बात को कहता है तो यही बात ठीक होगी। इस प्रकार मार्केटिंग देखें तो मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेशन को प्रेरित करते हुए, कस्टमर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जब हम कस्टमर को किंग मान लेते हैं और कस्टमर की नीड, कस्टमर की डिमांड, कस्टमर की वांट के आधार पर हम चीज़ों को बनाते हैं और चीज़ों को बेचते हैं, उनके हिसाब से बेचते हैं। उनकी ज़रूरत जहाँ है वहाँ बेचते हैं, उनकी ज़रूरत जिस वक्त है उस वक्त बेचते हैं, तो उसको कस्टमर ओरिएंटेशन कहते हैं। मार्केटिंग का कस्टमर ओरिएंटेशन पहलू। तो मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेशन को प्रेरित करते हुए लाभ कमाने की प्रवृत्ति रखता है। मार्केटिंग विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं, उत्पादन, वितरण, भंडारण, वित्त आदि, ये सब व्यावसायिक क्रियाएं हैं।
का संचालन एवं संयोजन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और उनकी इच्छाओं की संतुष्टि करते हुए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा लागत को मेंटेन रखते हुए अपने बाजार को बनाए रखता है। मार्केटिंग का कार्य सामान्य नहीं है। मार्केटिंग का बड़ा मुश्किल कार्य है। कई बार कंपनीज जो मार्केटिंग करती हैं उससे नेगेटिव मार्केटिंग भी मार्केट के अंदर हो जाती है और माल की बिक्री प्रेरित होने के बजाय माल बिकना बंद हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप का भी प्रयोग करे मार्केटिंग, और इन सभी क्रिया और प्रक्रिया के मध्य विपणन संस्था तथा विपणनकर्ता के कौशल और प्रभाव में भी वृद्धि करे, तभी वो मार्केटिंग है। यही मार्केटिंग का मर्म कहें, मार्केटिंग का मूल कहें, मार्केटिंग का सत्व कहें, यही है। मार्केटिंग का सही और सत्य मतलब अर्थ भी यही है। इस लेक्चर में हम मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग है, जैसे आपने देखा ना कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसी ये कोर कंसेप्ट है कि ये चीज़ें अगर नहीं हैं किसी भी मार्केटिंग में या ये सिद्ध नहीं हो रही हैं, ये 6 पॉइंट्स हैं, ये अगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो मार्केटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसमें आप देखिए, अगर हम इसमें चलें क्लॉकवाइज तो पहले नंबर पे नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स है, दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट सर्विसेज है, तीसरे नंबर पे वैल्यू, सेटिस्फेक्शन और कॉस्ट है, चौथे नंबर पर मार्केटिंग एंड मार्केटर है, पाँचवें नंबर पे एक्सचेंज, रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शंस है, और छठे नंबर पर मार्केट्स है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर जो 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स कोई यूनिवर्सल पॉइंट्स नहीं है। इनकी जो प्लेसमेंट है वो यूनिवर्सल नहीं है, इनका सीक्वेंस यूनिवर्सल नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत घुमाव हो सकता है। कल को आपको किसी दूसरा कोई लेक्चर आप सुनते हो या कोई पुस्तक पढ़ते हो तो आपको ये भी महसूस हो सकता है कि जो पॉइंट्स हैं कम ज़्यादा भी हो गए हैं, या कोई सा पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट के पाया गया है, तो इसका कोई खास अर्थ नहीं है। ये पॉइंट्स हम इसको रिशफल भी कर सकते हैं, लेकिन मेन बात जो है यहाँ वो इन पॉइंट्स के एक ट्रू मीनिंग की है और उसका मार्केटिंग से रिलेशन की है। तो जैसा कि मार्केटिंग का जो मर्म है उसके जो मेन पॉइंट हैं 6 में, पहला पॉइंट था नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। तो यहाँ हमने इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं कि इनको हम कॉमन रूप से यूज़ करते रहते हैं कि ये हमारी नीड है, ये हमारी वांट है, ये हमारी डिमांड है। तो इसको हमने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है एक बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म के अंदर, जिससे कि स्टूडेंट्स या सुनने वाले या कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनकी रुचि मार्केटिंग में है वो इनको क्लैरिफिकेशन के साथ समझ जाएं। लेकिन नीड्स की जहाँ तक बात आती है, नीड्स को हिंदी में कई बार हम आवश्यकता भी कहते हैं। नीड वह है जब हम किसी संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं, तुरंत संतुष्ट होना चाहते हैं, और हमें एक अभाव महसूस होता है कि अगर हमें ये चीज़ हो हमारे पास तो हमारा अभी एकदम से शॉर्ट टर्म जो काम है ये पूरा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपके फादर कई बार आपको बुला सकते हैं और कह सकते हैं आई नीड यू टू हेल्प मी इन वॉशिंग माई कार या इन वॉशिंग द कार। तो वो एक शॉर्ट टर्म हेल्प है, शॉर्ट टर्म संतुष्टि है। आप उनके पास चले जाओगे तो वो आप उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दोगे तो उनको, तो वो एक नीड है कि जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए राइज हुई और शॉर्ट पीरियड के लिए राइज हुई और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल गया और आपका। अब देखिए वांट्स क्या हैं, वांट्स इनमें डिग्रीज का फ़र्क है। नीड की कम डिग्री है, वांट की ज़्यादा डिग्री है। ये कुछ ऐसी गैप्स हैं, ऐसे अभाव हैं जो मतलब विशेष अभाव हैं, जो किसी विशेष प्रकार की वस्तुओं के ही प्राप्ति के बाद ही उस संतुष्टि को हम प्राप्त करते हैं या उस शांति को प्राप्त करते हैं। जब हमें वो विशेष प्रकार की चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम उसको, इसकी जो कहना चाहिए कि जो डिग्री है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा डीप है नीड्स के मुकाबले। तो डिग्री जो है उसकी ज़्यादा है।
जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, कई बार एक पिता अपने रिश्तेदारों से बात करता है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से करना चाहता हूँ जो सरकारी नौकरी में हो। अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, आई वांट माई डॉटर टू गेट मैरिड टू ए सर्विस पर्सन। एक ऐसा लड़का जो सर्विस करता हो, मैं किसी बिजनेसमैन से नहीं कर। तो ये एक लॉन्गर टर्म के लिए एक यूज़ करने वाली बात है। लॉन्गर टर्म के लिए आप एक अभाव को दूर करना चाहते हैं, ये शॉर्टर टर्म के नहीं है, तो यहाँ हम नीड का प्रयोग नहीं करते हैं, वांट का प्रयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है डिमांड। डिमांड जो है हिंदी में अगर आप देखें तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डिमांड कर्व्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग, जो बाज़ार में मांग उत्पन्न होती है, ये भी एक प्रकार की वांट ही है। ये स्पेसिफिक सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करती हैं, ये डिमांड्स ऐसी हैं। लेकिन इनके लिए कुछ क्षमताएं और कुछ गुण की आवश्यकता होती है, या आपको ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसमें कुछ जिनके एट्रीब्यूट्स हों। ये चीज़ें जो डिमांड होती है, ये ऐसे ही नहीं होता, डिमांड बदलती रहती है। हर वस्तु की डिमांड अलग अलग, मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग डिमांड है। और जो व्यक्ति ये मांग करता है उसके पास भी उस वस्तु या सेवा को प्राप्त करने की प्रॉपर क्षमता होनी चाहिए, या उसके बदले में दिया जाने वाला मूल्य उसके पास होना चाहिए, तब वो डिमांड कहलाती है। जैसे हम कह देते हैं, छोटे शहर है, मेरठ शहर है हमारा, हम मेरठ के लिए कहते हैं कि मेरठ में ऑडी शोरूम खोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी कोई डिमांड नहीं है, जाते हैं यहाँ। तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन था, डेमोन्स्ट्रेशन छोटा सा, कि नीड, वांट और डिमांड में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, इसका मार्केटिंग से जो रिलेशन है वो बहुत गहरा है, कि मार्केटिंग का जो मेन बेस है वो कस्टमर्स की नीड, वांट और डिमांड की पूर्ति करना ही है। कस्टमर्स उस नीड, वांट और डिमांड के हिसाब से ही वस्तुओं का, कस्टमर की उन नीड, वांट और डिमांड के हिसाब से ही वस्तुओं का निर्माण या वस्तुओं की अवेलेबिलिटी बनाए रखने का काम मार्केटिंग का है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपने खूब सुना होगा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और मैं आपको एक यहाँ पे एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स को कई बार हम विजिबल्स कहते हैं और सर्विसेज को इनविजिबल्स भी कहते हैं। ये दोनों ही गुड्स हैं, एक विजिबल गुड्स हैं और एक इनविजिबल गुड्स हैं। जब हम एक्सपोर्ट टर्म्स की बात करते हैं तो कंट्री इनको अपनी बैलेंस शीट में विजिबल्स और इनविजिबल्स के रूप में ही लिखना पसंद करता है। प्रोडक्ट्स आप जानते हैं, प्रोडक्ट्स सब हैं कि जब हम अपनी किसी नीड या वांट या डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी हमें ऑफ़र करती है एक उसका मतलब कि एक कहना चाहिए कि मीडियम, कि भाई ये मीडियम है, या इससे आप अपनी नीड, वांट या डिज़ायर, वो आपकी जो भी है वो डिमांड, वो पूरी आपकी हो जाएगी। तो वो जब प्रोडक्ट्स, उसको हम कह सकते हैं। प्रोडक्ट्स फिजिकल होते हैं, टेंजिबल होते हैं। फिजिकल का मतलब ये हमें सामने रखे हुए दिखाई दे सकते हैं, इनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनको हम किसी और को दे सकते हैं, बेच सकते हैं। हमने परचेज कर लिया सेकंड हैंड, जैसे कार बेचते थे, ऐसे बेच दिया आपने, किसी को हम उधार दे सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं, और इनको ज़रूरत पड़ने पर दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं। सर्विसेज भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं, ये भी हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन ये फिजिकल नहीं है, ये टेंजिबल नहीं है, ये इंटेंजिबल है। और ये किसी एक्टिविटी के प्रोसेस या एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस या एक्शन से बनते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, दिखाता है, वो आपका एक प्रोसेस फॉलो करता है, उसकी कुछ एक्टिविटी होती हैं। आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, आपका थर्मामीटर से आपका बुखार चेक करेगा, और आपको कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करेगा। इसमें कोई भी चीज़ फिजिकल या टेंजिबल आपको प्राप्त नहीं हुई। उसने आपसे कुछ बातें की, कुछ आपको पॉइंट्स बताए आपकी बीमारी के बारे में, कुछ आपको डूज एंड डोंट्स बताए उसने, तो वो सब इंटेंजिबल और नॉन फिजिकल हैं। इन्हें आप केवल महसूस कर सकते हो, इन्हें छू नहीं सकते आप, इन्हें किसी और को नहीं दे सकते, ना इन्हें उधार ले सकते हो इनको, ना उधार दे सकते हो, ना इनको आप रीयूज़ कर सकते, ये केवल आप महसूस कर सकते हो। देखिए, ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो व्हीकल हैं
जिन पर कंपनीज आपकी नीड्स और वांट्स और डिमांड्स को, जिनके थ्रू वो सेटिस्फाई करते हैं। ये मीडियम ऑफ सेटिस्फेक्शन अगर हम इनका नाम दें तो ये मीडियम ऑफ सेटिस्फेक्शन है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तीसरा पॉइंट वैल्यू सेटिस्फेक्शन और कॉस्ट, या वैल्यू कॉस्ट सेटिस्फेक्शन एक ही बात है। वैल्यू क्या है, कॉस्ट। वैल्यू वर्ड जो है वो कई तरीके से प्रयोग किया गया है। वैल्यू हर सब्जेक्ट में इसका अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन हम जो यहाँ पे मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ वैल्यू का मतलब एक उसकी मॉनेटरी वैल्यू से है किसी भी चीज़ की। जब हम किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को प्राप्त करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते या बेचते हैं, तो उसके बदले में हम जो कुछ देते हैं वो वैल्यू कहलाती है। वो पैसा भी हो सकता है, मुद्रा भी, मनी भी हो सकती है, या मनी के बराबर कोई दूसरे वर्थ की कोई चीज़ भी हो सकती है, वही वैल्यू है उसकी। कई बार जब आप सोना खरीदने जाते हैं, चांदी खरीदने जाते हैं, तब आप ये चीज़ कर लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई हम इक्विवेलेंट वर्थ की क्या चीज़ देते हैं। हम बाज़ार में कुछ भी खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, रुपया देते हैं, तो कम हम कहाँ कुछ और देते हैं उसके, लेकिन ऐसा करते हैं हम। कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोग सोना जैसा खरीदते हैं तो बदले में पुराना सोना दे देते हैं। कई बार आप एक्सचेंज ऑफर में काम करते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आपने पुराना स्कूटर दे दिया, उसकी उन्होंने एक वैल्यू निकाल ली। मोबाइल फ़ोन पुराना दे दिया, उसकी वैल्यू निकाल ली, और उसको आपके द्वारा दी जाने वाले पैसे में से घटा दिया। और अगर हम एक वैधानिक भाषा में बात करें तो वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट का, जब टाइटल का ट्रांसफ़र होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस टाइटल के ट्रांसफ़र में उसके साथ उस वस्तु या सेवा के अधिकार और लाभ भी ट्रांसफ़र होते हैं। उन अधिकारों और लाभों का जो कुल योग है वो उस वस्तु का मूल्य है। कॉस्ट, हिंदी में इसको लागत कहते हैं। लागत क्या है? लागत तो बहुत सिंपल है, आप सब लोग जानते हैं। लागत आपने खूब पढ़ा है कि लागत किसी भी वस्तु को बनाने में जो खर्चा आता है वो उसकी लागत है। बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को जिसमें कंपनी व्यवसाय कर रही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि लिखा है इसके अंदर सेकंड लाइन में, कॉस्ट वाले पार्ट को, पैराग्राफ को अगर आप देखें तो सेकंड लाइन में, दैट ए फर्म इज डीलिंग इन और सेलिंग, जिसमें कंपनी व्यवसाय कर रही है। एक जूता बनाने वाली और बेचने वाली कंपनी है, और वो फर्नीचर की बात अगर करती है तो वो उसमें डील नहीं कर रही। उसकी लागत का कहीं जिक्र नहीं आएगा। उसका जिक्र केवल जूतों का आएगा जिनमें वो बना रही है, जिनको बेच रही है, जो उसका व्यवसाय है। तो कंपनी जिसमें व्यवसाय कर रही है, उस उत्पाद या सेवा को बनाने या उसको अवेलेबल करवाने, उपलब्ध करवाने में जो आवश्यक खर्चे आते हैं, उन सब का योग लागत है। लागत कई प्रकार की हो सकती है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कई तरीके की लागत हो सकती है। कई बार हम इसको टोटल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, और कई बार हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। यह लागत अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग हो सकती है। थर्ड पॉइंट है इसमें सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि या संतोष। ये भी कई विषयों में इसी नाम से इसका प्रयोग होता है। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक्स। सेटिस्फैक्शन क्या है? संतुष्टि क्या है? संतुष्टि एक ऐसा फिजिकल आइटम नहीं है कि हमें वो दिखाई दे, लेकिन जब वो हमें प्राप्त होती है संतुष्टि, तो वो हमें महसूस होती है। हमारी जो संवेदनाएं हैं, इमोशंस, वो संतुष्टि है। या कहें इस प्रकार की, संतुष्टि एक इमोशन है, संतुष्टि एक संवेदना है, या एक हमारी अंदरूनी एक भावना है जब हमें शांति महसूस होती है।
और वो शांति किसी भी एक्शन के या एक्टिविटी के होने या ना होने पे भी डिपेंड कर जाती है। किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को प्राप्त करने या ना करने पे भी डिपेंड करती है कि किसी सर्विस को हमने प्राप्त किया या किसी वस्तु को हमने प्राप्त किया तो हमें एक संतुष्टि प्राप्ति कि भाई हमें ये सर्विस या प्रोडक्ट मिल गया है। अब हमें जैसे बिल्कुल वैसे ही है कि आप बहुत बेचैन हैं, बीमार हैं, और आपको कोई आपके मित्र है और वो कहने लगे चलो मैं आपको डॉक्टर के लेके चलता हूँ, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, एक दिन बाद ही आपको आराम आ गया, तो वो जो आराम की फीलिंग है वो संतुष्टि है। तो आपकी एक संवेदनाएं जागृत होंगी कि भाई देखो मैं अब ठीक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई अब कोई परेशानी डर नहीं है। तो ये संतुष्टि है। वैल्यू, कॉस्ट और सेटिस्फेक्शन, इन तीनों का संबंध फिर अगेन मार्केटिंग से है, तीनों का ही है। देखिए वैल्यू और कॉस्ट, इनमें डिफरेंस प्रॉफिट का होता है। कॉस्ट और वैल्यू के बीच में जो गैप है वो है प्रॉफिट। अगर हम कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दें तो वैल्यू आ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्केट में उसको प्राप्त करते हैं, जिसको हम कई बार मार्केट वैल्यू भी कह देते हैं। इसमें मार्केट वैल्यू के अंदर कई बार एप्रिसिएशन भी आ जाता है। बड़ी प्रॉपर्टीज़ या बड़ी असेट्स होती हैं उसमें देखें आप, एप्रिसिएशन भी मिल जाता है। तो उसका संबंध तो मार्केटिंग से है। अगर मार्केटिंग ये कॉस्ट और वैल्यू का डिफरेंस, एक प्रॉपर डिफरेंस या प्रॉपर गैप मेंटेन नहीं होगा तो कोई कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। आप यहाँ ये समझ लें कि प्रॉपर गैप या प्रॉपर डिफरेंस का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी। तो मार्केटिंग का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि प्रॉफिटेबिलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड, कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी मस्ट बी मेंटेन्ड। जब भी मार्केटिंग होगी, जब भी प्रोडक्ट बिकेगा, जब भी प्रोडक्ट खरीदा जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। और सेटिस्फेक्शन अगेन नीड्स एंड वांट्स से जुड़ा हुआ है कि उस प्रॉफिटेबिलिटी पे, उस वैल्यू पे, उस कॉस्ट पे कंपनी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेलर भी सेटिस्फाई होना चाहिए और बायर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, जब भी वो मार्केटिंग और वो कंपनी चल पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सचेंज, एक्सचेंज रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। 3 पॉइंट थे एक्सचेंज, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज तो काफ़ी छोटे स्तर से ही पढ़ना शुरू कर दिया है, और एक्सचेंज वस्तु विनिमय भी एक तरीके का एक्सचेंज था, और हम एक्सचेंज एक दूसरे तरीके से भी यूज़ करते हैं। जो मुद्रा का एक्सचेंज होता है, फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज है, उसको भी हम एक्सचेंज के रूप में कहते हैं एक्सचेंज। जब हम एक कंट्री की करेंसी से दूसरे कंट्री की करेंसी को अदला बदली करते हैं तब भी एक्सचेंज कहलाता है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन हमारा जो विषय है यहाँ पर वो मार्केटिंग का विषय है, और यहाँ वस्तुओं और सेवाओं के एक्सचेंज से मतलब है। देखिए बहुत सुंदर तरीके से ये स्कोप यहाँ पर एक्सचेंज को परिभाषित किया गया है। इसकी व्याख्या की गई है कि एक्सचेंज क्या है। ये एक प्रोसेस है एक्सचेंज का, जिसमें कोई वस्तु दी जाती है और ली जाती है, अदला बदली की जाती है। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती है या तो या ली जाती है। और ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं, एक दूसरे का रिप्लेसमेंट होती हैं, या एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं। कितनी सुंदरता से यहाँ पर एक्सचेंज की परिभाषा दी गई है, बात कही गई है। समटाइम्स क्या होता है कि ये किसी वस्तु को बदले में प्राप्त करने का भी एक ऑफर होता है कि ये वस्तु बदले में प्राप्त की जा रही है, और इस वस्तु के बदले में ये वाली वस्तु मैं लेना चाहता हूँ। आज भी एक्सचेंज हम इनिशिएट करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज होते हैं। कई बार हम मूल्य नहीं लेते हैं। हमने किसी कंट्री से हमने अपनी वैक्सीन्स दी और दूसरी कंट्री से हमने दूसरी चीज़ें, दवाइयाँ ले ली, तो वहाँ कोई मनी नहीं होती बीच में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वहाँ वस्तु के बदले वस्तु ही होती है। हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें भी ये होता है कि आप हमें आयरन ओर देंगे और हम आपको बदले में इसका स्टील बनाकर तैयार करके देंगे। एक्सचेंज कई तरीके से हो सकता है। सेल्फ प्रोडक्शन हो सकता है, कोर्जन हो सकता है, बैगिंग हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। बेसिकली ये
एक्सचेंज के पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन इन तरीक़ों से भी अदला बदली या प्राप्ति हो सकती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि सेल्फ प्रोडक्शन जब आप अपने आप बनाए, कोर्जन छीना झपटी होती है, बैकिंग मांगना, और एक्सचेंज अदला बदली, हम इन 4 तरीक़ों से भी किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन ये एक पढ़ने के उद्देश्य से और जानकारी के उद्देश्य से इसको यहाँ दे दिया गया है। अब देखिए 5 कंडीशन ऐसी हैं जो एक्सचेंज में होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी एक्सचेंज को इनिशिएट करने के लिए 2 पार्टीज होनी बहुत ज़रूरी है, एक लेने वाला और एक देने वाला, और दोनों पार्टी के पास वैल्यूएबल्स होनी चाहिए। उनके पास जो चीज़ें हो, वस्तु हों, वो वैल्यूएबल्स हों और इक्वलेंट वैल्यू की ही हों, करीब करीब। देखिए थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस चल जाता है, लेकिन इक्वलेंट वैल्यू की हों, और हर पार्टी बात करने के लिए तैयार हो और अपने सामान को देने के लिए तैयार हो। आपके पास एक पेन है और मेरे पास एक पेंसिल है, और मुझे एक पेन की ज़रूरत है, आपको एक पेंसिल की ज़रूरत, लेकिन आप उस पर्टिकुलर पेन को नहीं देना चाहते और मैं अपनी पेंसिल को नहीं देना चाहता। और चलिए बदल भी लें हम, लेकिन मैं उसको आपको हैंड ओवर नहीं करना चाहता। तो ये बहुत ज़रूरी है, और दोनों ही पार्टी फ्री होनी चाहिए किसी उस ऑफ़र को हाँ करने के लिए, राजी होने के लिए इस ऑफ़र पे, या उस ऑफ़र को मना करने के लिए। कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और दोनों ही पार्टी एक दूसरी पार्टीज में विश्वास करें। दोनों ही पार्टीज को ये लगे कि भी दूसरी पार्टी ठीक है, मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए। इसी ग्रुप का ही एक पॉइंट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो यू डू ट्रांजैक्शंस, यू मेक एंट्रीज, ट्रांजैक्शन एंट्रीज इन योर अकाउंट्स। और ट्रांजैक्शन का जो बेसिक यूनिट है वो एक्सचेंज ही है। वो किस तरीके से है कि पहले एक्सचेंज होगा तभी वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ट्रांजैक्शन को हिंदी में हम लेखा जोखा भी कह सकते हैं, और यहाँ पर तो हम जो बात कही जा रही है उसमें तो सही वर्ड सौदा है। जब हम कहते हैं ना कि हम सौदा करने जा रहे हैं, तो सौदा जो है वो दैट इज़ ट्रांजैक्शन, यू आर मेकिंग ए ट्रांजैक्शन। और यह जो ट्रांजैक्शन है 2 पार्टियों के मध्य एक व्यापारिक सौदा है, जिसमें दोनों पार्टीज किन्हीं वैल्यूएबल चीज़ का या किसी ऐसी वस्तु का जिसकी वैल्यू हो, उसका सौदा करती हैं। इस ट्रांजैक्शन के प्रोसेस में एक समझौतावादी दृष्टिकोण होता है कि दोनों पार्टीज़ एक आपसी समझौते पर आती हैं और वो तैयार होती हैं कि मैं इतने मूल्य के बदले में अपनी ये वस्तु इसको बेच दूंगा, या दूसरी पार्टी कहती है कि मैं इतने मूल्य के बदले में आपसे वस्तु ले लूँगा। जहाँ दोनों पार्टीज एग्रीड अपॉन हो जाती हैं, जहाँ दोनों का समझौता हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन को भी सौदा भी कह सकते हैं, मोल तोल भी कह सकते हैं, या हम पराक्रमण भी कह सकते हैं। नेगोशिएशन के कई वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने तोल मोल ही मान कर चल रहा हूँ कि तोल मोल हो गया है हमारा। मतलब हमने तोल के भी देख लिया है और मोल भी देख लिया। मोल का मतलब है वैल्यू और तोल का मतलब उसकी एक असेसमेंट। तो जो मॉनेटरी वैल्यू है वो मोल, और तोल जो है उसकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो तोल मोल हो गया है। 4 ऐसे बातें हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन में इम्पोर्टेंट हैं कि 2 मूल्यवान वस्तुएं होनी चाहिए, और जो भी स्थितियां हैं वहाँ पे उसको समझौता होना चाहिए। परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी समझौते में या सौदे में। परिस्थितियां ऐसी हैं कि मेरा माल ख़राब हो जाएगा, मुझे तो अभी बेचना है, तो सस्ते में ही बेच दूंगा। आप देखें शाम को आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो शाम को सब्ज़ी सस्ती मिल जाती है, सुबह के टाइम महंगी मिलती है, क्योंकि शाम को उसे लगता है कल तक मेरी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, जो बिक जाएगी अब बिक जाएगी, तो मैं सस्ती ही बेच दूँ तो मेरे पर बर्डन नहीं पड़ेगा, मुझे इसका नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। समझौते का समय, समझौते का क्या समय है भाई, किस समय आप समझौता करने जा रहे हैं, सौदा करने जा रहे हैं, और किस जगह पर जा रहे हैं, कौन सी जगह है।
तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और ट्रांजैक्शन का और एक्सचेंज का, ये तो मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ें हैं जिनके बिना मार्केटिंग संभव ही नहीं है। जब भी आप करेंगे तो इन सब डील्स और इन सब एक्सचेंज की सबको कंसिडर करते हुए आदमी मार्केटिंग पे ट्रस्ट करता है, और फिर वो नेक्स्ट स्टेप जो होता है सेल या परचेज, उसकी तरफ वो तभी बढ़ता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप मार्केटिंग के हैं या रिलेशनशिप के हैं, ये आजकल काफ़ी चल रहा है। वेब मार्केटिंग के टाइम में रिलेशनशिप मार्केट, जब कस्टमर से रिलेशन बना लेते हैं कंपनी के लोग, डीलर्स या सप्लायर्स, तब उसको रिलेशनशिप कहते हैं। जब भी कोई फर्म अपने ग्राहकों से, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों से, अपने डीलरों से और जो सप्लायर्स हैं, माल सप्लाई करने वाले या लेबर को सप्लाई कर, उनसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएबल और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, उसको बनाकर रखते हैं और उसको बढ़ाते रहते हैं, तब इसको हम रिलेशनशिप मार्केटिंग या रिश्तेदारी विपणन भी कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज अपने डीलर्स के लिए पार्टीज़ देती रहते हैं, उनको टूर प्रोग्राम देते रहते हैं, सप्लायर्स को देते रहते हैं, वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही है। लेकिन ये रिलेशन जो चलता है, इसके पीछे 3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से रिलेशन चल सकता है, नहीं तो रिलेशन चलता नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो है कि सही मूल्य फर्म अपने कस्टमर से ले, उसको अच्छी सेवा दे और उसको उत्तम श्रेणी का, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस दे। अगर ये नहीं है तो ये रिलेशन नहीं चल पाएगा, और कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को, जो उसका प्राइम एक मोटिव होता है मैक्सिमाइज करना, वो नहीं कर पाएगी, किसी भी वे में नहीं कर पाएगी वो, और वो मतलब बेनिफिशियल नहीं होगा रिलेशनशिप, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम नहीं कर पाएगी और कोई भी कस्टमर अपनी जो, उसको जो डिमांडेड क्वालिटी है या डिमांडेड प्राइस है, उसको अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन लास्ट पॉइंट आता है मार्केट्स, मार्केटिंग एंड मार्केटर्स। हालांकि वैसे देखें तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने यहाँ डिस्कस करे हैं, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करें हैं, संक्षेप में डिस्कस करें हैं, जिससे कि आप लोगों को एक बोरियत भी ना हो और आप समझ भी जाएं, इसके मर्म को, मार्केटिंग के मर्म को भी समझ जाएं और इन पॉइंट्स की डिटेल्स भी समझ जाएं। नहीं तो ये तो पॉइंट्स अपने आप में ही, इन पर पूरी पूरी किताब डिस्कस हो सकती है, पूरी पूरी बुक लिखी जा सकती है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं। अब देखिए मार्केट की तो अगर हम परिभाषा देखें, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर खरीदार और बेचने वाले दोनों आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, डील करते हैं और अपने माल बेच के अपना पैसा प्राप्त करके चले जाते हैं। मार्केट कोई पर्टिकुलर मार्केट जगह नहीं होती है, मार्केट किसी भी जगह बन सकता है जहाँ भी डीलर मतलब बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। और यहाँ भी वही बात कहने की कोशिश की गई है, लेकिन वो दूसरे ढंग से कहने की कोशिश की गई है, थोड़ा डिटेल्ड ऐसी है कि जिसमें सूक्ष्म में ही, आप सागर में गागर जिसे कहते हैं, उसको कोशिश की गई है, जिससे आपको वो सुनकर उसके सारे मीनिंग क्लियर हो जाएं और आप उस पर एक व्याख्यान अपना तैयार कर सकें या अपना एक ऐसे लिख सकें कि मार्केट क्या है। एक जगह है और ऐसी जगह है जहाँ पोटेंशियल कस्टमर्स और पोटेंशियल प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स आने की इच्छा रखते हैं और एक एक्सचेंज को इनिशिएट करना चाहते हैं, जो उनकी नीड, उनकी वांट और उनकी डिमांड को कुछ प्रतिफल के बदले में पूरा कर दे। और वो प्रतिफल या तो पैसा हो, रुपया हो, मतलब मुद्रा हो, किसी भी कंट्री, जिस कंट्री की हम बात करें उस कंट्री की मुद्रा हो, और या मुद्रा के बराबर मूल्य की कोई और चीज़ हो। यहाँ पर थोड़ा सा जो समझने का कन्फ्यूज़न है वो केवल ये है कि यहाँ पर नीड, वांट्स और डिमांड दोनों की जिक्र करा गया है, कंज्यूमर्स का भी और प्रोड्यूसर्स का भी या सप्लायर्स का, दोनों पार्टीज़ का जिक्र किया गया। दोनों पार्टीज़ की नीड और डिमांड और वांट रहती है। जब किसी मार्केट में एक प्रोड्यूसर या सप्लायर आता है तो वो भी एक डिमांड लेके आता है कि मैं अपना ये वाला माल इतने रुपए से कम नहीं बेचूंगा और इतने रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। आप बाज़ार में जाते हैं तो डिमांड तो कंपनीज़ की भी होती है, उनका जो रेट छपा हुआ रहता है। अगर कोई आप एक वॉशिंग साबुन लेते हैं तो उस पर रेट छपा हुआ है, या एक बेथिंग साबुन लेते हैं तो उस पर रेट छपा हुआ है 10 रुपये, तो उनकी भी तो एक नीड, डिमांड है कि 10 रुपये से कम में नहीं देंगे हम आपको। मार्केटिंग तो पहले ही काफ़ी डिस्कशन हो चुके हैं, मार्केटिंग क्या है, और दोबारा मैं समझता हूँ इसके डिस्कशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है।
कि मार्केटिंग तो कस्टमर्स के नीड, वांट और डिमांड को सेटिस्फाई करना है विभिन्न प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देते हुए, और एक ऑब्जेक्टिव भी बना रहना चाहिए कि मार्केटिंग में हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है फर्म की वो मेंटेन रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खतरे में पड़ जाए। मार्केटर कौन होता है? मार्केटर एक व्यक्ति है जो ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बनाने में कस्टमर की नीड और डिमांड के हिसाब से या उनको अवेलेबल करवाने में काम करता है। ये एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है, ये एक दूसरी कंपनी भी, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ये जो मेन ओरिजिनल प्रोड्यूसर है, इसलिए बार बार मार्केटिंग में हम प्रोड्यूसर की बात ना करके ओरिजिनल प्रोड्यूसर की अक्सर बात करते हैं और फाइनल कंज्यूमर की बात करते हैं, कि क्योंकि ये दोनों ही एक ट्रू बातें हैं। ओरिजिनल प्रोड्यूसर कोई और हो सकता है, हम डिमांड क्रिएट करा रहे हैं, डिमांड के हिसाब से ऑर्डर ला रहे हैं, ऑर्डर लेके हम किसी और से बनवा रहे हैं, उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो ये मार्केटर है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, मार्केट, मार्केटिंग एंड मार्केटर। तो ये आपका लेक्चर यहाँ पर ये समाप्त होता है और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इसको बड़े ध्यान से सुना, और ये आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा पहुँचाएगा। और मैं यहाँ पे आपसे मेरा ये भी निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर इसके ऊपर भेजें। आपके कमेंट्स हों, सजेशंस हों, क्वेरीज़ हों, मैं इन टाइम आपके उन सब क्वेरीज सजेशंस का भी जवाब दूंगा। और डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी लिंक पड़ा हुआ है, आप इसकी एक सॉफ्ट कॉपी, PDF कॉपी इसकी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको आगे कभी काम दे सकती है। धन्यवाद।